हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइंड मैप कुछ और टॉपिक्स का फ्रॉम नेशनलिज्म इन यूरोप। होप आपको ये माइंड मैप्स पसंद आएंगे। माइंड मैप से थोड़ा सा आंसर्स जो होते हैं वो हिस्ट्री के इजी हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स जो होते हैं उनसे थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है कि आंसर की लेंथ कितनी बड़ी बड़ी है। तो इसलिए मैं माइंड मैप्स लेकर आई हूँ फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, जिससे आपको आसानी से सारे टॉपिक्स पता चले। और ये सारा जो कंटेंट मैंने लिखा है अपने माइंड मैप में, ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आप ये पूरा कंटेंट लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे इन टॉपिक्स में। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले हमारे टॉपिक पे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। ब्रिटेन को ब्रिटेन बनाने वाला था इंग्लैंड। ब्रिटेन को सिर्फ उसके एथनिक ग्रुप्स से जाना जाता था। वहाँ इंग्लिश लोग रहते थे, स्कॉटिश लोग रहते थे, आयरिश लोग रहते थे। तो इन लोगों की मदद से ब्रिटेन को सिर्फ जाना जाता था। ब्रिटेन की खुद की कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं थी। और यहाँ पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते थे। तो सबकी मतलब अपनी अलग अलग आइडेंटिटी थी, अलग अलग ट्रेडिशंस थे। अब देखिए, इंग्लैंड ने क्या किया। इंग्लैंड ने सबसे पहले दो देशों को अपने अंडर कंट्रोल किया, जिसमें से एक था स्कॉटलैंड और एक था आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड के लिए सबसे पहले क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ। ये साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और ये साइन होते ही जो सारा स्कॉटलैंड था वो इंग्लैंड के अंडर कंट्रोल आ गया। और अल्टीमेटली इससे फॉर्मेशन हुई ग्रेट ब्रिटेन की। तो इस तरह का खेल खेला इंग्लैंड ने, कि सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने अंडर कंट्रोल स्कॉटलैंड को किया, और इस एक्ट के थ्रू किया था, एक्ट ऑफ यूनियन, जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। और पूरा स्कॉटलैंड इससे इंग्लिश इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया था। तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो स्कॉटलैंड की कल्चरल प्रैक्टिस थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, वो सारे सप्रेस कर दिए गए। कि अब तुम्हारा जो भी कुछ होगा वो इंग्लैंड से होगा, तुमको अपना इंडिविजुअल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो थे स्कॉटलैंड के, उनको अपनी खुद की लैंग्वेज, गायलिक लैंग्वेज बोलना अलाउड नहीं था। उनकी गायलिक लैंग्वेज बंद कर दी गई थी। स्कॉटलैंड के लोग जो थे उन्हें अपना ट्रेडिशनल ड्रेस तक पहनना अलाउड नहीं था। और लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो थे उन्हें अपने घर को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो गए कि हम इस तरीके की बात आपकी नहीं मानेंगे। तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो गए, तो उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। तो ये था पहला केस, केस ऑफ स्कॉटलैंड। तो पूरा खेल इंग्लैंड ने खेला ब्रिटेन को ब्रिटेन बनाने के लिए। और इन दो देशों को, जिसमें से पहले एक था स्कॉटलैंड और दूसरे की हम बात करेंगे आयरलैंड, इन दो देशों को अपने अंडर कंट्रोल लाया इंग्लैंड ने। जो कि स्कॉटलैंड को लाने का इसने तरीका अपनाया, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसकी मैंने आपको बात बताई कि क्या हुआ और क्या क्या इसके रिजल्ट्स निकल के आए। अब हम चलते हैं आयरलैंड की तरफ। देखिए, आयरलैंड में प्रॉब्लम ये थी कि आयरलैंड में दो मेन ग्रुप्स थे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। तो इसका फ़ायदा उठाया इंग्लैंड ने, कि प्रोटेस्टेंट्स और जो कैथोलिक्स थे उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया और इस तरीके से कैथोलिक्स को सप्रेस कर दिया। मतलब एक तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कि इन लोगों का डिवाइडेशन करके खुद का रूल बनाने की कोशिश की। उससे हुआ क्या, इसके क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए। सबसे पहली चीज़ तो आयरलैंड जो था वो फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना 1801 में। आयरलैंड जो था वो न्यू ब्रिटिश नेशन बना, जो कि इंग्लिश कल्चर के पूरा इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आ गया था। नए सिंबल्स दिए गए आयरलैंड को, ब्रिटिश फ्लैग दे दिया गया, नेशनल एंथम दे दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज दे दी गई। और इस तरीके से आयरलैंड जो था वो भी एक सबॉर्डिनेट पार्टनर बना और इंग्लिश पीपल के अंडर कंट्रोल आ गया था। पार्टनर्स वो होते हैं जिन्हें बराबरी का हिस्सा मिलता है, और सबॉर्डिनेट पार्टनर वो जिसको अपने पार्टनर की या फिर अपने से हाई लेवल की हमेशा बात सुननी पड़ती है। तो इसी तरह की चीज़ आयरलैंड के साथ हुई, और इन दो देशों को मिलाकर ब्रिटिश नेशन खड़ा किया गया, और धीरे धीरे और भी ऐसी चीज़ें होती चली गई। तो देखिए, ये रहा पूरा माइंड मैप।
आप ये 2 केस बता सकते हैं, पूरा कंटेंट एनसीईआरटी का है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी ये पूछा जाए, या फिर ये पूछा जाए कि नेपोलियन की डिफीट के बाद क्या हुआ था, जो कि सब कुछ हुआ 1815 में। तो क्या क्या हुआ था ये चलते हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, कि नेपोलियन की हार वाटरलू बैटल 1815 में हुई थी। सारी यूरोपियन पावर्स जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया था, इन सब लोग ने एक मीटिंग रखी वियना में। वियना जगह का नाम है। इस मीटिंग को बुलाने वाले थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। चांसलरशिप होती है कैबिनेट में हाई पोजीशन, तो उस समय ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो ड्यूक मैटरनिच थे। तो जैसे ही उन्हें खबर मिली कि नेपोलियन हार चुका है, तुरंत इन्होंने वियना में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग को बुलाने का ऑब्जेक्टिव ये था टू री इंट्रोड्यूस द चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे उन्हें दोबारा से री इंट्रोड्यूस करना, चेंज करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। अब देखिए क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहला चेंज तो ये किया गया कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है उसे नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया, जो कि पहले बेल्जियम का पार्ट था। जिनोआ जो है उसको सेरेडेन या पेडमोंट के साथ ऐड कर दिया गया। प्रूशिया को वॉर के बाद जितनी भी नई टेरिटरीज थी वो दे दी गई। ऑस्ट्रिया ने नॉर्दर्न इटली का सारा कंट्रोल ले लिया और रशिया ने पोलैंड का कंट्रोल ले लिया। इस तरह के चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। उसके अलावा मेन रीज़न इस मीटिंग का क्या था रीस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, कि बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जा सके, और एक क्रिएशन ऑफ न्यू कंजर्वेटिव सोसाइटी, दोबारा से एक नई कंजर्वेटिव सोसाइटी खड़ी की जाए जिसमें कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिलें और कुछ लोगों को थोड़े से भी प्रिविलेजेस ना मिलें। इस तरह की सोसाइटी को खड़ा करने के लिए इस तरह की मीटिंग बुलाई गई। ये था पूरा ट्रीटी ऑफ वियना। ये भी पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है। दिस इज़ द माइंड मैप। अब हम चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की तरफ। हमने अपना पहला जो माइंड मैप था पार्ट 2, उसमें हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ा था। तो अब हम चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। यूनिफिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर यूनिफिकेशन की बात करें तो हम लिखेंगे कि फीलिंग जो नेशनलिज्म की आई थी, देशभक्ति की, वो मिडिल क्लास लोगों में आई थी जर्मनी के। देखिए जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच पीपल थे, वो तो अपनी लाइफ से वैसे भी सेटिस्फाइड थे। उन्हें आज़ाद होने से ना होने से कोई मतलब नहीं था। दे वर एन्जॉइंग देयर लाइफ। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही थी वो मिडिल क्लास लोगों को हो रही थी। तो जो नेशनलिज्म की भावना थी वो भी मिडिल क्लास लोगों में आई थी जर्मनी के। इन मिडिल क्लास लोगों ने बहुत बार यूनिटी को गेन करने की, देश को आज़ाद करने की कोशिश करी, लेकिन इन्हें सप्रेस कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया। किसने? समय समय पर आर्मी ने, जंकर्स ने। जंकर्स थे लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया में जो बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह थे उन्हें वहाँ जंकर्स कहा जाता था। तो ये मिडिल क्लास लोग अपनी आवाज़ भी उठाते थे, तो समय समय पर इन्हें रिप्रेस आर्मी, राजा की आर्मी या फिर जंकर्स कर दिया करते थे। ये कहा जाता है कि प्रूशिया ने जर्मनी की बहुत हेल्प की आज़ादी में, अब यूनिफाइड होने में। और जो प्रूशियन चीफ मिनिस्टर थे ऑट्टो वॉन बिस्मार्क, वो इस मूवमेंट के लीडर बने। अब देखिए 3 वॉर्स हुई 7 सालों तक। मतलब इतनी आसानी से जर्मनी को यूनिफिकेशन नहीं मिला। 3 साल तक 3 लड़ाइयाँ 7 साल तक लड़ी गई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। उसका रिजल्ट निकल के आया कि प्रूशिया की विक्ट्री हुई और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? काइसर विलियम फर्स्ट जो प्रूशियन किंग थे, उन्हें यूनिफाइड इटली का
यूनिफाइड जर्मनी का राजा बनाया गया। इनकी ताजपोशी वर्सलिस में हुई थी, जो पैलेस है। 18 जनवरी 1871 को हुई थी, कोल्ड मॉर्निंग, ठंड के समय पर। और उस समय पर वहाँ पर जर्मन प्रिंसेस, उसके अलावा ऑटो वन बिस्मार्क, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, सब मौजूद थे। और उन सबके सामने, इन सब की मौजूदगी में काइसर विलियम फर्स्ट की, प्रूशियन जो किंग थे, उन्हें यूनिफाइड जर्मनी का राजा घोषित किया गया। और इस तरीके से इनकी ताजपोशी हुई। प्रूशिया ने और भी चीज़ों में जर्मनी की बहुत हेल्प करी, जैसे मॉडर्नाइज़ किया करेंसी को, डेवलपमेंट आया बैंकिंग सिस्टम में, इंट्रोडक्शन हुआ जुडिशियल सिस्टम का, मतलब न्याय के सिस्टम में। ये सारी चीज़ें प्रूशिया ने जर्मनी के लिए करी। और प्रूशिया ने इस तरीके से रेस्ट ऑफ द यूरोप के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल रखा। तो अगर आपसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब एनसीईआरटी के हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एलिगोरी। देखिए, एलिगोरी क्या होता है? ये एक वे है पोर्ट्रे करने का, दिखाने का। किन आइडियाज़ को? आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ रिपब्लिक। इस तरह के आइडियाज़ को दिखाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे एलिगोरी कहा जाता है। एलिगोरी लिटरल हो सकती है, मतलब कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, या फिर सिंबॉलिक हो सकती है, किसी मूर्ति के रूप में या किसी सिंबल के रूप में भी एलिगोरी हो सकती है। तो एलिगोरी या तो कुछ लिखी हुई हो सकती है या सिंबॉलिक हो सकती है, और इन आइडियाज़ को प्रमोट करती है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एलिगोरी। एलिगोरी ऑफ फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की एलिगोरी है क्रिश्चियन मरीन। ये एक फ़ीमेल फिगर है जिसने रेड कैप पहन रखी है, ट्राई कलर अपने हाथ में ले रखा है, और कोकेड एक तरह का बैच होता है वो लगा रखा है। इस स्टैचू को पब्लिक प्लेसेस पर लगा रखा है, जिससे क्या किया जा सके, जिससे लोग जो हैं अपनी यूनिटी के बारे में बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज़ कर सकें। और बार बार में ये जो पब्लिक फिगर है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो स्टैचू है, ये लोगों को अपनी यूनिफिकेशन की याद दिलाता रहे। और इसका जो पिक्चर है इसे यहाँ के कॉइन्स में, स्टैम्प्स में भी मार्क किया गया है। तो अगर आपसे क्रिश्चियन मरीन के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एलिगोरी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एलिगोरी जो है उसका नाम है जर्मेनिया। इसने ओक की लीव्स पहन रखी हैं, ठीक है। और जो क्राउन है वो ओक की लीव्स का बना हुआ है, जैसे आजकल के मॉडर्न ज़माने में लड़कियां टियारा पहनती हैं, उस तरह का ओक लीव्स का क्राउन इन्होंने पहन रखा है। और ये स्टैंड करती हैं हीरोइज्म की तरफ, वीरता की तरफ। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं एलिगोरी, वे ऑफ पोर्ट्रे द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ये सिंबॉलिक भी हो सकती है, लिटरल भी हो सकती है, और फिर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। एलिगोरी ऑफ जर्मनी, एलिगोरी ऑफ फ्रांस। और अगर यूरोप का स्पेशली पूछा जाए तो आप इन दो एलिगोरी का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर एलिगोरी ऑफ यूरोप स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो भारत माता भी एक एलिगोरी है हमारे देश की, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। दैट डिपेंड्स। यूरोप का पूछा जाए तो आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर यूरोप का नहीं दे रखा है, सिर्फ एलिगोरी एक नॉर्मल वे में पूछा गया है, तो आप भारत माता वाला एलिगोरी भी लिख सकते हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं जुलाई रेवोल्यूशन पे। देखिए, जुलाई रेवोल्यूशन जो था वो एक अपहीवल था, रिवॉल्ट था, जो फ्रांस में हुआ था, जुलाई 1830 में हुआ था। इसका मतलब यह है कि ट्रिटी ऑफ वियना के 15 साल बाद, 1850 में ट्रिटी ऑफ वियना हुई थी, उसमें जो चेंजेस हुए थे उसके 15 साल बाद ये अपहीवल हुआ था 1830 में। इसमें क्या हुआ था, बourbon डायनेस्टी जो 1815 में वापस लाई गई थी ट्रिटी ऑफ वियना के समय पर, इसे वापस से ओवरथ्रोन कर दिया गया था। और किसने किया था? हमारे रेवोल्यूशनरीज़ ने इसे हटा दिया था।
लुइस फिलिप जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने थे इस समय। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या होता है कि गद्दी पे राजा बैठेगा लेकिन जो वर्किंग चलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस समय पर भी ड्यूक मेटरनिच ने एक स्टेटमेंट दिया इस अपहीवल के दौरान, और वो था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जब फ्रांस को ठंड लगती है या फिर जब फ्रांस छींकता है तो उसका असर पूरे यूरोप पे देखने को मिलता है, क्योंकि इस अपहीवल में भी ऐसा ही हुआ कि फ्रांस में ये हुआ लेकिन इसका असर पूरे यूरोप पे देखने को मिला। तो यही स्टेटमेंट ड्यूक मैटरनिच ने इस अपहीवल के दौरान दिया कि जब फ्रांस को छींक आती है तो उसका असर पूरे यूरोप पे देखने को मिलता है, ठंड पूरे यूरोप को लगती है। और रिवॉल्ट जो था वो ब्राज़ील में भी स्टार्ट हुआ, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो अगर राजधानी में कुछ होगा तो देश पर तो असर पड़ेगा ही। तो इस वजह से बेल्जियम जो था वो पूरी तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट हो गया। ये सारी चीज़ें जुलाई रेवोल्यूशन में आपको लिखनी है कब हुआ, इसमें क्या हुआ। बourbon डायनेस्टी ओवरथ्रोन कर दी गई, लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने, ड्यूक मैटरनिच ने क्या स्टेटमेंट दिया, और फिर उसके बाद इसका रिवॉल्ट का रिज़ल्ट क्या निकल के आया। तो इस तरीके से आप जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। ये पूरा कंटेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड है। आई होप आपको मेरा माइंड मैप पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें कम्प्लीटली। मुझे बहुत खुशी होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकूं। बाय, टेक केयर।